able to hear me out? मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? Just put a chat here. Am I audible to everyone? Okay, great. So guys, as I had informed yesterday, जैसा कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बना के आप लोगों को बताया था कि मैं आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कल एक ट्वीट का रेफरेंस मैंने लिया था, उस ट्वीट में मैंने कहा था कि जिम्बाब्वे के एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कहा है ट्वीट के थ्रू और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में आज के समय में पोलराइजेशन आ रहा है, यानी एक कैंप बन रहा है। वेस्ट का ऑलरेडी एक कैंप बना हुआ है। वर्ल्ड जो है आज के वक्त में कहीं न कहीं डॉलर से डोमिनेटेड है। इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन जो हो रहे हैं डिफरेंट करेंसीज़ में, आउट ऑफ दैट 90% ट्रांज़ैक्शन डॉलर में हो रहा है। सो ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जीएस पेपर 3, पेपर 2 से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा आपके लिए। सो आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो आप मुझे केवल ये बताओ कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं? कैन यू सी मी? अभी आपको मैं दिख रहा हूँ? डू लेट मी नो अगर आपको मेरी वीडियो दिखाई दे रही है। ओके, ओके। तो बेसिकली हम समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसमें डी-डॉलराइज़ेशन जैसा आपको टॉपिक दिख रहा है, आज का टॉपिक ही है डी-डॉलराइज़ेशन से रिलेटेड कि किस तरह से ये डी-डॉलराइज़ेशन इम्पैक्ट होगा या करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को और क्या है एक्चुअली में डी-डॉलराइज़ेशन? कैसे ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कंट्रीज़? ज़िम्बाब्वे कैसे इसके चपेटे में आया पड़ा है और पूरे दुनिया में आज क्या एफर्ट चल रहा है और ये डी-डॉलराइज़ेशन का अगर एफर्ट चल भी रहा है तो वो क्यों चल रहा है? तो हम कुछ हिस्ट्री की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आज का जो रीसेंट प्रेज़ेंट डे कॉन्टेक्स्ट है ये क्यों है? आखिर डी-डॉलराइज़ेशन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डी-डॉलराइज़ेशन ये जो फ्रेज़ है या वर्ड है आप कह सकते हो, इसका मतलब ही जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कहीं न कहीं एक एफर्ट है जिसमें डॉलर को एक करेंसी किंग के पोज़ीशन से हटाना है। आज वर्ल्ड में जैसा मैंने आपको तुरंत कहा अभी कि वर्ल्ड में अराउंड 90% ट्रांज़ैक्शन जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं वो डॉलर में हो रहे हैं। और एक एफर्ट है ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज़ में जो डॉलर से अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपस में इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन जो भी करें खुद की लोकल करेंसी का यूज़ करके करें। सो देयर इज़ एन एफर्ट ग्लोबली दैट इज़ गोइंग ऑन टू रिमूव डॉलर फ्रॉम दिस पोज़ीशन ऑफ किंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया का आप एग्ज़ाम्पल ले लो, उसका कहना है कि यूएस अपने डॉलर को एज़ अ वेपन यूज़ करता है। जब भी किसी कंट्री को उसको पनिश करना रहता है, कंट्रीज़ जो उसके साथ उसके पॉलिसी के अलाइन्ड नहीं हैं, लास्ट ईयर पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो वो उनका भी एक पॉलिसी था ईरान को लेके, रशिया को लेके। सो यूएस के लीडरशिप का अगर किसी भी दूसरे कंट्री के साथ पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है, तो उस केस में यूएस एक तरह से सैंक्शंस लगाता है। किसी भी तरह की ट्रेड को होने से रोकता है उस कंट्री के थ्रू। तो वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जानता है कि वर्ल्ड ओवर अराउंड 90% ट्रांज़ैक्शन यूएस डॉलर में हो रहे हैं। तो रशिया के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस अमेरिका ऑलरेडी लगा चुका है। यूएस अपने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज़ करता है ताकि अगली कंट्री के ऊपर बम, गोला, बारूद फेंकने से पहले ही वो वीक हो जाए। वो ट्रांज़ैक्शन ही ना कर पाए, वो कुछ खरीद ही ना पाए। तो एक तरह से पनिशमेंट देना है। सो यूक्रेन वॉर जब हो रहा था, उस वक़्त भी यूएस ने रशिया के ऊपर ऐसा एक सैंक्शन लगाया था। ना केवल रशिया के ऊपर, यूएस ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक सैंक्शन लगाया था कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ डील करना चाहती है या करेगी, तो उस केस में वो एक काटसा एक्ट लेके आ गए थे। रशिया के स्पेसिफिकली रशिया के साथ कोई कंट्री किसी तरह की डिफेंस डील, वॉर डील ना कर पाए। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि यूएस कहीं न कहीं अपने डॉलर हेजेमोनी को यूज़ करता है ग्लोबली ताकि कोई उनके अगेंस्ट में, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, उनकी ऐसी किसी कंट्री के साथ अलाइन ना हो पाए, जो यूएस को लगता है कि उनके फ़ेवर में नहीं है।
2019 का ही वो डेटा है जो मैंने आपको रेफर किया। उसमें कहा था कि 19 वर्ल्ड ओवर अराउंड जितनी सारी कंट्रीज़ हैं 90% ट्रांज़ैक्शन यूएस डॉलर में हो रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यूएस को इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन का अनराइवल्ड चैंपियन बना देता है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज़ भी हैं, जो नहीं चाहते कि यूएस के साथ अपनी ट्रेड डील को अलाइन करना पड़े या यूएस के साथ जिसकी दोस्ती है, उन्हीं के साथ इनको भी ट्रेड करना है या यूएस की पॉलिसी के अराउंड भी इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिनको लगता है कि वो यूएस की पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं है और उनको भी यूएस डॉलर में ट्रेड करना कहीं न कहीं इकोनॉमिकली कॉस्टली लगता है। उनमें से कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं चाइना, उनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं आप कह सकते हैं ईरान, कुछ कंट्रीज़ जिनके ऊपर अमेरिका हमेशा हावी रहना चाहता है, क्यूबा, रशिया, इंडिया भी देखता है कि कहीं न कहीं जब वो वर्ल्ड के साथ ट्री डील कर रहा है किसी भी तरह के ट्रांज़ैक्शन में जहाँ फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है, इंडिया को अपने करेंसी को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इंटू यूएस डॉलर उसको बाद में उसको ट्रेड के लिए यूज़ कर पाता है। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉस्ट टू कन्वर्ट अ करेंसी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर। बैंक्स जो चार्ज करती हैं, कमीशन होता है। तो कहीं न कहीं यूएस में डील करना या ट्रेड करना किसी भी कंट्री के लिए यूजुअली जितना चार्ज होना चाहिए या कॉस्ट करना चाहिए या वर्थ होना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉस्ट करता है। तो समझने की बात ये है कि आज से जितने भी कंट्रीज़ इस पॉलिसी के अगेंस्ट में हैं, जितने भी कंट्रीज़ चाहते हैं कि यूएस के डॉलर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है इन इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन, वो थोड़ा कम हो। यूएस डॉलर का इम्पैक्ट उनकी करेंसी के ऊपर, उनके ट्रेड के ऊपर कम हो। तो इस कारण से ग्लोबली एक एफर्ट चल रहा है, बहुत सारे इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि वो यूएस के डॉलर को यूज़ ना करके खुद की लोकल करेंसी को यूज़ करके अपना ट्रेड करें। सो ये एक प्रोसेस है, जिसको हम समझ सकते हैं लार्जली विद रिस्पेक्ट टू डी-डॉलराइज़ेशन। लेकिन अगर डी-डॉलराइज़ेशन आज हो रहा है, तो समझने की बात शायद ये भी है कि कभी न कभी डॉलराइज़ेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी भी हुआ था। सो आज से लगभग 100 सवा 100 साल पहले की बात है, जब वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी सारे मुद्दों पर एक साथ नहीं थी, उस वक़्त एक इवेंट होता है वर्ल्ड में, जिसको हम वर्ल्ड वॉर के तौर पे जानते हैं। उसी इवेंट्स इनफैक्ट 2 इवेंट होते हैं वर्ल्ड वॉर के, तो उन इवेंट्स के अराउंड में वर्ल्ड का डॉलराइज़ेशन भी हो रहा था। और ये प्रोसेस फॉर्मलाइज़ हो गया 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के समय। नाउ अगर मैं कहानी के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं दैट अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 या उसके पहले जितनी सारी कंट्रीज़ थी मोस्टली गोल्ड स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते थे। इसका मतलब ये है कि उनको अगर कभी भी करेंसी प्रिंट करवानी होती थी अपने लिए, तो वो अपने कंट्री में अपने एपेक्स बैंक के पास गोल्ड रिज़र्व रखते थे। तो जितना गोल्ड रिज़र्व उन्होंने रखा है, उसके बदले में इन दैट प्रोपोर्शन वो करेंसी प्रिंट करवाते थे। तो ये एक प्रोसेस यूज़ होता था वर्ल्ड ओवर, अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 या उसके पहले, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं और ये सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट फ़ॉलो करती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में ये चेंज हो गया। फाइट करने वाली जितनी सारी कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने वॉर सप्लाइज़ को खरीदने के लिए और जितने सारे और बाकी वॉर रिलेटेड ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को फ़ॉलो नहीं किया। और बहुत सारे जो करेंसीज़ उन्होंने पेपर करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? पेपर करेंसी ने मार्केट को फ्लड कर दिया और पेपर करेंसी की जो वैल्यू है, वो घट गई। यानी कंट्रीज़ बहुत पेपर करेंसी प्रिंट कर रहे थे, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड से से कनेक्टेड नहीं था और मार्केट में बहुत सारी पेपर करेंसी आ गई और वर्ल्ड ओवर एक हाई इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम आ गए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 1914 से पहले यानी वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने के पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, बिकॉज़ ऑफ वॉर नेसेसिटी ये गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज़ ने छोड़ दिया। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी जो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी खासी वर्ल्ड इम्पेरियलिस्ट पावर थी। उसने अपने आन बान शान के चक्कर में गोल्ड स्टैंडर्ड को काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू किया। दैट वेंट ऑन टिल 1931 और लेकिन फाइनली उसको भी 1931 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जब आता है, वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज़ अलग-अलग फिर से कैंप्स में बँट गई थी और फाइट कर रहे थे। और इस फाइट करने के दौरान उनका फिर से सेम कंज़म्पशन लेवल स्टार्ट हो गया, जो कि नॉर्मल स्टेबलाइज़ इकोनॉमी में पूरा नहीं हो सकता।
यूएस, आप समझने की बात ये है कि यूएस इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में काफ़ी चालाकी से काफ़ी लेट एंटर करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वर्ल्ड वॉर 1 की तरह वो फाइट में काफ़ी लेट से आया, लेकिन जब तक वो नहीं आया था, उसके पहले तक ब्रिटिश साइड को यानी एलाइड पावर को यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी सारा वॉर का सामान बेचा, काफ़ी सारा गोला-बारूद बेचा। और जितनी सारी ये एलाइड कंट्रीज़ थी, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी पेपर करेंसी नहीं दी, बल्कि अपने गोल्ड दिए, उसके बदले में उन्होंने गोला-बारूद ले लिए। तो क्या हुआ? ये कंट्रीज़ ऑलरेडी बहुत वीक थी। इनके पास सफिशिएंट गोल्ड था ही नहीं कि ये अपनी पेपर करेंसीज़ उतनी प्रिंट करवा लें। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, तो इन्होंने अपने गोल्ड रिज़र्व को यूएस को देना शुरू कर दिया। इससे ये सारी की सारी कंट्रीज़ बहुत वीक हो गई और फाइनली उनके पास गोल्ड भी नहीं बचा। यूरोप ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के एज पे आ गया था और एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री बन गया। सो वर्ल्ड का मैक्सिमम गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स के पास था अराउंड 1945, और वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज स्पेशली द रिच वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ टुडे, इनके पास कोई भी गोल्ड रिजर्व नहीं बचा। अब वो अपनी कंट्रीज के इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे? उनके सामने फिस्कल प्रॉब्लम्स आने लगी, उनके सामने प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की प्रॉब्लम आने लगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, हाई इन्फ्लेशन होने लगा। सो इन सब सिचुएशन को आफ्टर वॉर यानी वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरह से डील किया जाएगा, इसको इसको देखने के लिए इन सारी कंट्रीज ने, जो एलाइड पावर्स की कंट्रीज थी, इन्होंने बोला कि हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। ब्रेटन वुड्स बेसिकली एक जगह है न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पर एक होटल में अराउंड 750 के आसपास वर्ल्ड के जितने सारे डेलीगेट थे, ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज ने भाग लिया था इसमें, और डिसाइड किया कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। इन इंस्टीट्यूशंस में दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, उनके नाम थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके अलग-अलग काम थे। वर्ल्ड बैंक का काम था कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज हैं, इनको लोन देके इनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम था कि एक फंड बन रहा है, इस फंड का यूज करके जो भी कंट्रीज में इकोनॉमिक लिक्विडिटी की इश्यूज आएंगी, या फिर उनके यहाँ पर बैंक रन हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। सो दो अलग अलग मैंडेट के साथ में ये दो इंस्टीट्यूशन बनाए जाने हैं। इसका डिसीजन होता है 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। यूएस ने अपनी तरफ से बेसिकली अपनी करेंसी को और कैपिटल इकोनॉमी, यूएस बेसिकली कैपिटल इकोनॉमी का एक ग्लोबल हार्बिंजर कह सकते हैं या पोस्टर बॉय कह सकते हैं। तो यूएस ने अपनी तरफ से अपनी करेंसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉलर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और कैपिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए काफी सारे और पॉलिसीज लेके आए। आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता देता हूँ, जैसे ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान, ये 1947 में आया था। ये बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन पॉइंट होगा, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान वगैरह 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स लेके आ गया, जिसमें वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को और पैसे की जरूरत होती वो यूएस लोन देने को तैयार था। इस तरह का था। मैं आपको जो डिटेल्स हैं इसमें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। सो पूरा यूरोप कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के कर्ज के दबे के तले दब गया। सबने 1944 में डिसाइड किया कि सारी कंट्रीज अब गोल्ड के बदले एक फिक्स्ड रेट पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को रिजर्व बना के अपनी लोकल करेंसी प्रिंट करेंगी। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड में किसी के पास सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है। अब ये गोल्ड रिजर्व, गोल्ड स्टैंडर्ड अब वो फॉलो नहीं कर सकते। उनको फिर भी अपनी स्टेबिलिटी लानी है अपनी करेंसी में, अपनी इकोनॉमी में। सबसे ज्यादा गोल्ड है किसके पास? यूनाइटेड स्टेट्स के पास। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिसाइडेड दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जितनी सारी कंट्रीज हैं, वो अब गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में प्रिंट नहीं करेंगी करेंसी, क्योंकि उनके पास गोल्ड है ही नहीं। कौन कर सकता है गोल्ड के अगेंस्ट प्रिंट? यूनाइटेड स्टेट्स कर सकता है। सो अगर यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी प्रिंट कर सकता है, तो लेट यूनाइटेड स्टेट्स डू दैट। और देयर वाज अ फिक्स्ड रेट। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये फिक्स कर दिया गया दैट फॉर एवरी 1 ounce ऑफ गोल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स कैन प्रिंट $35 ऑफ यूएस डॉलर। $35 यूनाइटेड स्टेट्स प्रिंट कर सकता है। और बाकी सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी कंट्री के जो करेंसी होंगी वो पेग किए करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के अगेंस्ट में, और वो यूएस डॉलर को अपने कंट्री में रिजर्व बना के रखेंगे। तो जिस कंट्री ने जितना यूएस डॉलर रिजर्व बनाया है, वो उतना एक फिक्स्ड रेट में अपनी लोकल करेंसी प्रिंट कर लेगा।
सो ये सिस्टम थोड़ा बहुत एडजस्टेबल लगा कि फाइनली कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी गोल्ड को ही पैक कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर को पैक कर रहे थे और यूएस डॉलर गोल्ड को पैक कर रहा है। सो अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी में एक यूनिपोलर पोजीशन पे आ गया था यूएस डॉलर, क्योंकि एक अकेला यूएस डॉलर ही गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट करता था और बाकी सारे कंट्रीज यूएस डॉलर को फॉलो करते थे। ये सिस्टम चलता रहा टिल यूएस वियतनाम वॉर नहीं हुआ। यूएस वियतनाम वॉर जब होता है, यूनाइटेड स्टेट्स इस कॉम्प्लिकेट वॉर में फंस जाता है। इस वॉर में वही सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स के सामने आती है जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में बाकी सारी कंट्रीज के सामने आई थी, जिस कारण से बाकी सारी कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ के एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी थी। वियतनाम वॉर के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी सारे डॉलर को प्रिंट कर लिया। अब बाकी सारी कंट्रीज जो डॉलर को रिपोजिटरी बना के अपने अपने पास रखी हुई थी, उनको ये टेंशन होने लगी कि इतना सारा डॉलर मार्केट में आ चुका है, ऑब्वियसली डॉलर का जो प्राइस है, जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो नीचे जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाउनहिल गोइंग वर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, एवरी कंट्री वाज नाउ पैनिकिंग। वो अपनी जो जितना भी रिजर्व उनके पास पड़ा है वो यूनाइटेड स्टेट्स को भेज रहे थे और कह रहे थे कि इसके बदले में हमें गोल्ड दे दो। अब ये सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने करेंसी तो प्रिंट कर ली, लेकिन अब जो उसके पास से गोल्ड की डिमांड आने लगी अगेंस्ट दी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो बाकी कंट्रीज ने रख रखा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पूरा कर पाना एक बहुत ही टेंशन की बात हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स अब कैसे बाकी सबको या पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को गोल्ड वापस करेगा। तो 1971 में रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगी, यानी अगर किसी को गोल्ड चाहिए तो वो यूएस वापस करने से आपको नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड को मजबूरी में, प्रेशर में आते हुए फ्लोटिंग रेट एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जो जो कंट्रीज आप देख रहे हो आज 1975 के बाद भी आज इतनी सारी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं यूएस के डॉलर को ही यूज कर रही हैं, उसी के चक्कर में फंसी हुई हैं। ये क्वेश्चन आप में आ सकता है। तो इसके कई सारे रीजन हैं। इसके मेन रीजन में ये समझा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो 2019 का जो डेटा मैंने दिया कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी यूएस डॉलर में ही है, यानी 90% यूएस डॉलर ही डोमिनेट करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अगर आज किसी कंट्री के पास है वो यूएस के पास है, जो कि अराउंड 8100 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है यूएस के पास। सेकेंड हाईएस्ट जो है वो यूएस के आसपास भी नहीं है, जर्मनी के पास अराउंड 3500 टन्स ऑफ गोल्ड है, लेकिन वो यूएस के आधे से भी कम है। और इंडिया की बात आप कहो तो आज के वक्त में यूएस की कंपेयर में इंडिया के पास 1/10 भी गोल्ड रिजर्व नहीं है। टोटल गोल्ड रिजर्व इंडिया के पास अराउंड 650 टन के आसपास है। सो आप समझ सकते हो कि यूएस के पास आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पड़ा है, which also in a way gives a stability kind of position to US डॉलर। एक यूएस डॉलर आज भी बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर प्रिंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास 8000 टन यूएस का वर्ल्ड का गोल्ड रिजर्व है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 7 आउट ऑफ 10 टॉप कंट्रीज यूएस से बिलोंग करती हैं, और ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अपना जो रेवेन्यू है साल का वो बहुत सारी कंट्रीज को मिला के और उससे ज्यादा है। हमने कुछ दिन पहले देखा था श्रीलंका के पास टोटल जो सोवरेन डेट अराउंड 44 या 43 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसपे वो डिफॉल्ट कर रहे थे। और उसी वक्त में एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी खरीदी थी जो अराउंड 44 यूएस बिलियन डॉलर की थी। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनके बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी टोटल जीडीपी अगर देखी जाए तो यूएस की ये 10 या 7 कंपनीज से काफी कम होंगी। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी को, यूएस डॉलर के रेवेन्यू ग्रोथ को या रेवेन्यू को वो अचीव करने वाला है। अमेज़न है जो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर का रेवेन्यू रखता है। माइक्रोसॉफ्ट है जो लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, यूएस की कंपनी है जो बहुत बड़े मात्रा में ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करती है, लाइसेंसिंग ट्रेड को, सब्सक्रिप्शन ट्रेड को कंट्रोल करती है। यूएस आज भी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करता है आर&डी में, और वो वर्ल्ड का एक तरह से टेक लीडर है। कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसी भी नए प्रोसेस में, किसी भी नए डोमेन में, किसी भी नए डायमेंशन में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यूएस उनमें सबसे आगे खड़ा है।
यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉर चेस्ट है, जितना पैसा यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हर साल इन्वेस्ट करता है, वो नेक्स्ट 10 कंट्रीज को भी अगर मिला दो जो उसके नीचे आती है, उससे ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। आज के वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स का जो वॉर चेस्ट है वो अराउंड 800 बिलियन यूएस डॉलर का है, और चाइना जो सेकंड बिगेस्ट है उसका अराउंड 250 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो आप समझ सकते हो एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने आज भी ग्लोबल सुप्रीमेसी बना के रखी है। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इतना पावरफुल है, ये बाय डिफॉल्ट बनता है इन 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 रैशनैलिटी कि वो बहुत स्टेबल भी होगा। एंड ये जो स्टेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स को मिली है, इसी स्टेबिलिटी का फायदा यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी डॉलर को मिलता है। एंड विच इज वाई जो स्टेबिलिटी है किसी भी करेंसी एक्सचेंज में, स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये स्टेबिलिटी ही वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है जहां नेगेटिव स्पेकुलेशन नहीं होता। सो बाकी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी समय में अगर स्टेबिलिटी उनको दे पा रही है, तो ये सबसे बड़ा एसेट है, और इस कारण से वर्ल्ड आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के करेंसी को यूज करता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी एक कॉस्ट पे आती है, ये फ्री में नहीं आती। स्टेबिलिटी का एक कॉस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स आज वर्ल्ड लीडर बना पड़ा है, इसी का कारण है। आज यूनाइटेड स्टेट्स जितनी मर्जी होता है पैसे प्रिंट कर पाता है, इसी स्टेबिलिटी के कारण है कि पूरी दुनिया आज यूनाइटेड स्टेट्स को देखती है। मार्केट में थोड़ा सा अगर उतार चढ़ाव आए तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ लोग इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बाकी दुनिया अनस्टेबल हो सकती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स उनको बेस्ट रिटर्न देगा इवन इन टर्बुलेंट इकोनॉमी। तो आप यहां से आप समझ सकते हो कि जो वर्ल्ड का जो डी डॉलराइजेशन का जो एफर्ट है, ये अभी बहुत आगे आने वाले समय तक चलने वाला है, ये इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं अपने पुराने कॉन्वर्सेशन में जहां मैंने जिम्बाब्वे का जिक्र किया था कि जिम्बाब्वे आज के वक्त में क्यों कहा उसके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है अगर डी डॉलराइजेशन होगा। यानी जिम्बाब्वे अगर ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करता है तो ये इकोनॉमी ऑफ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में है। इसका रीजन यह है कि टिल 2008 जिम्बाब्वे की जो अपनी करेंसी थी वो बहुत ही हाई इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी में जा रही थी। जिम्बाब्वे की अपनी जो जिम्बाब्वेन डॉलर है वो उस करेंसी की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी, यानी वहां पर मिलियंस में इन्फ्लेशन रेट चल रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया 2008 में कि वो अपनी सारी इकोनॉमी का कुछ हिस्सा वो अब डॉलर के फॉर्म में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के फॉर्म में यूज करेंगे। उनको पता था कि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ हिस्सा अपने डॉलर के फॉर्म में अपने इकोनॉमी में यूज करेंगे और धीरे धीरे इसको हम कंप्लीट डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। 2015 तक आते आते ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ जिम्बाब्वियन इकोनॉमी ये कन्वर्ट हो गई थी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के फॉर्म में। उन्होंने डिसाइड किया फाइनली 2019 में कि किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी को हम यूज नहीं करेंगे लोकली, लेकिन वो डिसीजन को रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि तुरंत ही ऐसा करते ही ये जिम्बाब्वेन इकोनॉमी में अराउंड 100 के ऊपर, लाइक 100% के ऊपर उनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे 7% 5% चलता है, उनके यहाँ पे जिम्बाब्वे में 100% के ऊपर ये एक तरह से कह सकते हो आप इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आ गई। तो फिर से 2022 में उन्होंने वापस से यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को स्टार्ट करना शुरू किया एज देयर डोमेस्टिक करेंसी। इसी कारण से जो एफर्ट चल रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी से डॉलर को हटाओ, और इसी कारण से जिम्बाब्वे चाह रहा है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स बैंक को या फिर नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जो कि ब्रिक्स बैंक का हिस्सा है, उसको ज्वाइन करे और अगेंस्ट डॉलर वो एक अपनी करेंसी लेके आए। ये जो एफर्ट चल रहा है इवन इन जिम्बाब्वे, उसको भी जिम्बाब्वे के फॉरेन फाइनेंस जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं वापस से हम बहुत हाई इन्फ्लेशनरी पोजीशन में आ जाएंगे। सो जिम्बाब्वे जैसी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनको अपनी करेंसी के इनस्टेबल होने का पूरा अनुमान है, और इस कारण से वो चाहती हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री के मोस्ट स्टेबल करेंसी को अडॉप्ट करें। यही आप देख सकते हैं कि किस तरह से डी डॉलराइजेशन का एक एफर्ट चल रहा है ग्लोबली, लेकिन साथ में ऐसी कई सारी छोटी कंट्रीज हैं जो आज भी अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के कारण से डॉलर के ऊपर बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट हैं। तो आपको जिम्बाब्वे का एग्जांपल मैंने दिया कि क्यों उनके लिए ये अच्छा नहीं है। दूसरा, मैंने आपको डॉलराइजेशन की हिस्ट्री के बारे में बताया, जो 1914 या उससे पहले के गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर शिफ्टिंग आउट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, देन पेगिंग फॉर यूएस डॉलर एंड देन अगेन ऑन फ्लोटिंग रेट। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको 1914 से लेकर 1971 तक समझाई। उसके बाद क्यों आज भी यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करता है इन देयर ट्रेड, इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर यूएस डॉलर, ये भी मैंने आपको समझाया।
और क्या आपके सामने आज के वक़्त में एफर्ट चल रहा है और वो एफर्ट क्यों चल रहा है फॉर डी-डॉलराइज़ेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना और वो कंट्रीज़ जो यूएस से अलाइन नहीं करते हैं अपने पॉलिसी फ्रंट पे, वो क्यों चाहते हैं डॉलर में ट्रेड ना करना? तो ये भी मैंने आपको बताया और आपको पता होगी बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, रिसेंटली दे वांटेड टू ट्रेड विथ रशिया इन रूपी रूबल ट्रेड। इनफैक्ट ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, 15th मीटिंग जो हुई थी ब्रिक्स की, उसमें ये भी डिसाइड किया गया था कि ब्रिक्स कंट्रीज, पांचों कंट्रीज मिलके एक आपस में एक इकोनॉमिक फ्रंट भी बना लें, वो आपस में एक कॉमन करेंसी बना लें। उसको उन्होंने R5 का नाम दिया था। R5 में जो 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये चारों कंट्रीज के जो इकोनॉमी के जो करेंसीज हैं, आप अगर देखोगे तो ब्रिक्स में हर एक कंट्री का जो करेंसी का नाम आर से शुरू होता है। तो ये R5 इन्होंने स्टार्ट किया था, डिसाइड करना कि हम पूरी जो ट्रेड करेंगे अब आपस में वो हम अपने खुद के लोकल करेंसी में करेंगे, डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स कहीं न कहीं एक शेप ले रहा है, एक फॉर्म ले रहा है ऑफ सम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर अ ग्लोबल ऑर्डर दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस डॉलर कंप्लीटली। आज के वक्त में जो ब्रिक्स का साइज है और जो एक्सपैंड होने के बाद वो और भी हो जाएगा आफ्टर 2024, इट विल बी कंपैरेटिव टू G7। G7 की आज जो इकोनॉमी है, जो मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक सुपर पावर है, उनके कंपेयर या उनसे बड़ी एक ग्रुपिंग बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। बट कंट्रीज विल हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, कंट्रीज विल हैव टू सी इफ देयर ओन इंटरेस्ट आर सर्व्ड इन दिस प्रोसेस। ये सारे क्वेश्चंस को उनको एड्रेस करना पड़ेगा एंड ओनली देन अ ग्रुप विल एक्चुअली बी एबल टू कम फॉरवर्ड एंड हैव अ कॉमन करेंसी फॉर अ कॉमन मार्केट एंड कॉमन ट्रेड। लेकिन वो दिन अभी आना बाकी है, वी विल सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस। बट in short, I have given you a kind of summary over the most important points of the day. I even referred back to one tweet of former finance minister Zimbabwe. मैंने कहा था आपको कि अगर आपको इस ट्वीट के डिटेल में जाके इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए तो आपके लिए ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये काफी क्लियर हो जाएंगे. So, guys, with this, I would like to wrap up this discussion. For any kind of question which you have, आप मुझे contact कर सकते हैं. आप मुझे पॉलिटी ज्ञान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके उनके ऊपर लाइव सेशंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए पूरी जो इंसिडेंट्स हैं इनको एक स्टोरी फॉर्मेट में आपके सामने रखें, ताकि एक पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट में आपका काफ़ी हेल्प हो. So, guys, looking forward to you all joining Polity Gyan, and till then, have a good day. Thank you.